और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस के जस्ट बियॉन्ड रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन द फोकल लेंथ, ठीक है। और ये बीटा एंगल जैसा मैंने दिखा रखा है वो है, मान लेते हैं किसी v डिस्टेंस पर इसने इमेज बनाई। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। क्यों सर्कुलर बनेगी बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज? सर्कुलर क्यों बनेगी जी? डिफ्रैक्शन के इफेक्ट की वजह से, है ना, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन इफेक्ट। तो डायमीटर ऑफ इमेज का क्या फॉर्मूला लिखेंगे अपन, 1.22 लैम्डा v बाई इसकी रेडियस, तो वो हो जाएगी d/2। तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ इमेज फॉर्म हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.22 लैम्डा v बाई डी। ये रेडियस ऑफ इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब जो रेले क्राइटेरिया है वो क्या बताता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो उनका जो हाफ ऑफ जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है कम से कम उतनी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस लिमिटिंग केस में कितना हो जाएगा, ये जो रेडियस ऑफ इमेज बन रही है इसके बराबर होना चाहिए, है ना। अब ये तो दो इमेजेस के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स कितना होना चाहिए, इस डिस्टेंस को मैग्निफिकेशन से डिवाइड कर दो जी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू, तो u को अप्रोक्सीमेटली f लिख दे तो ये v बाई f हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगी, जिसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। बेसिकली ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स so that they can be clearly viewed, उनको क्लियरली देखा जा सके। तो वो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, 1.22 लैम्डा एफ बाई डी, है ना। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, कैपिटल डी क्या है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, और लैम्डा तो वेवलेंथ जो है ही सही। अब हमने क्या किया, इस एफ को बीटा के टर्म्स में लिख दिया। यू गो बैक टू दिस अपर दिस डायग्राम, यहाँ पर हम tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, d/2 डिवाइडेड बाई f, ऐसा लिख सकते हैं। tan बीटा को हमने लिख दिया कैपिटल d/2 डिवाइडेड बाई f। तो f की क्या वैल्यू आ गई, कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2 tan बीटा, ये f की इतनी वैल्यू आ गई, कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2 tan बीटा, ये फोकल लेंथ की वैल्यू इतनी आ गई। क्या ये बात समझ आती है? तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो जी, f को d/2 tan बीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, f को सब्स्टिट्यूट कर दिया, d/2 डिवाइडेड बाई tan बीटा। तो क्या हुआ, d से d कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1.22 लैम्डा बाई 2 tan बीटा।
अब क्योंकि बीटा इतना छोटा है तो tan बीटा को अप्रोक्सीमेटली sin बीटा लिख दिया हमने, तो ये ऐसा है 1.22 लैम्डा बाई 2 sin बीटा। और अगर मान लो ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में अगर कोई मीडियम हुआ तो लैम्डा ऑफ दैट मीडियम आ जाएगा, तो वो हो जाएगा लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाय म्यू, तो ये हो जाएगा बाय एन, या 1.22 लैम्डा बाय 2n साइन बीटा, है ना। तो n साइन बीटा को बोल देते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, n साइन बीटा को बोल देते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या आ जाएगा 1.22 लैम्डा बाई 2 टाइम्स न्यूमेरिकल अपर्चर। ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इतना आ जाएगा। अच्छा, ये कम हो या कि ज्यादा हो, क्या होना चाहिए हमारे लिए, क्या कौन सा माइक्रोस्कोप अच्छा कहा जाएगा, जिसका ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा हो? कम होगा। हम्म, कम होना चाहिए, है ना। सर परमिशन दो ना। क्या ये बात समझ में आती जी? बेटे जितना पास के डिस्टेंस, जितने पास पास वाले ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं उतना ही अच्छा है हमारे लिए, है ना। तो वो मिनिमम सेपरेशन जितना ज्यादा कम है, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए उतना ही बेटर है ना।
इसको रिजॉल्विंग लिमिट भी बोल देते हैं. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज रिजॉल्विंग लिमिट. ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? पोलराइजेशन. पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन क्या होता है बेटे? पोलराइजेशन इज अ फिनोमेना which is exhibited by transverse waves only. Longitudinal waves do not show polarization. What are transverse waves? Transverse waves are those in which direction of oscillation is perpendicular to the direction of propagation of wave. डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है बेटे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? वेव ऑन स्ट्रिंग and all electromagnetic waves. These are examples of transverse waves. Longitudinal waves क्या होती हैं? In which direction of oscillations is along the direction of propagation. है ना? जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग है, तो वेव ऑन स्ट्रिंग अगर किसी रस्सी पे एग्जिस्ट करती है तो उसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे ऑसिलेट कर रहे होते हैं बेटे? वो या तो y डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे या z डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे. तो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है x एक्सिस और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है? y या z एक्सिस और समवेयर इन द yz प्लेन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ भी ये होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी क्या होता है? E वेक्टर एंड B वेक्टर are perpendicular to velocity vector.
जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है वो ई क्रॉस बी से दी जाती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो किससे दी जाती है? ई क्रॉस बी से दी जाती है। साउंड वेव में क्या होता है, जैसे साउंड वेव अगर किसी इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन चल रहे होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, हाँ। तो इसलिए साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये तो हुआ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब। अब पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ जी? व्हाट डू वी मीन बाय पोलराइजेशन? देखो, जैसा कि हमने बताया कि अगर मान लीजिए वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है और ट्रांसवर्स वेव है, तो वो ट्रांसवर्स वेव में ऑसिलेशंस की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वो वाई में भी हो सकती है, वो जेड में भी हो सकती है, वो वाई और जेड के बीच में कहीं भी हो सकती है। वो वाई में भी हो सकती है, वो जेड में भी हो सकती है, वो वाई और जेड के बीच में कहीं भी हो सकती है ना? तो क्या होगा? ये क्या हो रहा है? मैं पेज क्यों नहीं ऐड कर पा रहा हूँ इसमें? पेज कहाँ ऐड हो रहा है? सब में कहीं और। हाँ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये ट्रांसवर्स वेव का। अब देखो, जैसा कि हम बात कर रहे थे क्या, कि कोई ट्रांसवर्स वेव हम कंसिडर करते हैं
जो कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही। अब जैसा कि हमने बताया कि इसमें ऑसिलेशंस की जो डायरेक्शन अलाउ होगी वो कौन कौन सी होगी? वो YZ प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेशंस हो सकते हैं क्या? अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो YZ के किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेशंस हो सकते हैं। अब Y और Z के किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेशंस हो सकते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या बच्चों? दिख रहा है भाई। किसे नहीं दिख रहा है? कौन बोल रहा है? वेदांत साठे। तुम एक बार फिर से ज्वाइन करो लीव करके, शायद कुछ दिक्कत हो। क्या ये अलाउड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस है बच्चों YZ प्लेन का? है ना? अब देखो अगर मैं लेट्स से कि मैंने क्या किया, मान लो कि ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव का एग्जांपल से आप समझो। पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा कार्डबोर्ड लगा देते हैं। लेट मी पुट अ कार्डबोर्ड लाइक दिस, जिसमें कि क्या है, एक इस तरह की स्लिट है बस, है ना? और सिर्फ इस तरह की स्लिट है तो देखो क्या होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो आपके ऑसिलेशंस वाई डायरेक्शन में भी हो रहे थे और ऑसिलेशन जेड डायरेक्शन में भी हो रहे थे, तो ये जो स्लिट है, ये स्लिट वाई डायरेक्शन में ही सिर्फ ऑसिलेशंस को अलाउ करेगी, जेड डायरेक्शन के ऑसिलेशन को अलाउ नहीं करेगी। तो ये जो स्लिट है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ सिर्फ वाई डायरेक्शन के ऑसिलेशन को ही अलाउ करेगी और जेड डायरेक्शन के ऑसिलेशन को अलाउ नहीं करेगी? और वेव में क्या होता है बेटे, किसी एक जगह का पॉइंट आगे वाले पॉइंट्स के लिए सोर्स का काम करता है। तो होगा क्या कि इसके पहले तक ऑसिलेशंस वाई और जेड डायरेक्शन दोनों में ही हो रहे थे, लेकिन इस स्लिट से निकलने के बाद ऑसिलेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही रह जाएंगे। जेड वाले सारे ऑसिलेशंस को ये रोक लेगा क्या? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्लिट के प्लेन में ही वाई डायरेक्शन में हो पाएगा। उस स्लिट के प्लेन के आगे सारे ही पॉइंट्स पर ऑसिलेशन सिर्फ किस डायरेक्शन में बच पाएंगे बच्चों? सिर्फ किस डायरेक्शन में बच पाएंगे? सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही बच पाएंगे, है ना? तो अब जो वेव तैयार हो गई है, इस वेव को हम कहेंगे पोलराइज्ड वेव। और इसके पहले जो वेव आपके पास थी, उस वेव को आप क्या कहोगे? अनपोलराइज्ड। इसकी जगह अगर मान लो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती बच्चों, तो क्या होता? लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर होती तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो ऑसिलेशंस की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ही पैरेलल होती है। तो क्या उस केस में हम वेव को पोलराइज कर सकते हैं क्या?
ऑसिलेशंस तो इस तरह से हो रहे हैं जी। ऑसिलेशंस तो इस तरह से हो रहे हैं। अब इस तरह से हो रहे हैं तो स्लिट को आप कैसे भी घुमा दो, उसको वाई डायरेक्शन में रख दो, उसको जेड डायरेक्शन में रख दो, वाई और जेड के बीच में कहीं रख दो, अगर वेव पास हो रही है उसमें से तो वो ऑसिलेशंस भी एज इट इज पास होंगे, है ना। देखो अब क्या होगा, मतलब एम्पलीट्यूड में अगर कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, तो पोलराइज होने पर डेफिनेटली इंटेंसिटी में भी कमी आ जाती है ना। तो अनपोलराइज्ड वेव किसे कहेंगे बच्चों? अनपोलराइज्ड वेव हम उसे कहेंगे कि पहली बात तो ये पोलराइजेशन और अनपोलराइज्ड वेव और पोलराइज्ड वेव की बात सिर्फ किस तरह की वेव के लिए करोगे आप? सिर्फ किस तरह की वेव के लिए करोगे? ट्रांस सिर्फ ट्रांसवर्स। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ये कहानी ही खत्म। हम देखो अपने जो जेई के सिलेबस है उसमें 3 वेव के बारे में ही पढ़ते हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव। तो इसमें से लाइट वेव और वेव ऑन स्ट्रिंग ये दोनों क्या हैं? ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होगा। पोलराइजेशन की जहां तक बात हो रही है तो या तो वेव ऑन स्ट्रिंग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या लाइट वेव। अब देखो क्या है जी, तो अनपोलराइज्ड वेव में क्या होता है? इन एन अनपोलराइज्ड वेव the direction of oscillation related to the wave at any position at any time lie anywhere can be any random value perpendicular to the direction of propagation. In an unpolarized wave, the direction of oscillation related to the wave at any position at any time can take any random value perpendicular to the direction of propagation, है ना। वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर किसी भी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू हो सकती है। क्या ये बात समझ में आती है? इस तरह की वेव को क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड वेव, है ना। इस तरह की वेव को क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड।
मतलब जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है जी, एक्स एक्सिस, तो क्या है, मान लो कि किसी समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो गई, किसी समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो गई, कभी ऐसे पीछे हो गई, कभी पूरे ऐसे हो गई, कभी बिल्कुल नीचे हो गई, कभी इधर बाहर की तरफ हो गई, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो यह कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, है ना। वाई जेड प्लेन में है, वो किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, लेकिन कभी 30 डिग्री पे, कभी 45 पे, कभी 90 पे, कभी 0 पे, कभी -14 पे, कभी -18 पे, कुछ भी डायरेक्शन में वो हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड, ना। जो नेचुरल लाइट होती है, सन लाइट होती है, वो अनपोलराइज्ड ही होती है। नेचुरल लाइट और सन लाइट इज, वो कैसी होती है बच्चों, वो अनपोलराइज्ड ही होती है, ठीक है। पोलराइज्ड वेव क्या होती है, पोलराइज्ड वेव, अच्छा तो अनपोलराइज्ड वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, या तो पोलराइज्ड वेव को आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो डायग्रामेटिकली, व्हाट वी डू इज we draw a plane perpendicular to the direction of propagation, and in that plane we draw arrows in all the directions, randomly सारी directions में एरो एरो आपने बना दिए, तो ये क्या बन गया जी, ये बन गया एक अनपोलराइज्ड वेव का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट। या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डॉट्स एंड एरोज लगा दी, डॉट्स एंड एरो बता रहा है कि वाई डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, डॉट बता रहा है कि जेड डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन हो रहा है, और वाई देखो, वाई जेड प्लेन में कोई भी डायरेक्शन क्या होती है, उसको सम ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इस तरह से आप शो कर सकते हो, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना। ये बात समझ में आती है। अब अनपोलराइज्ड वेव में क्या होता है बेटे, कि ये जो y और z का जो रेशो होता है ना, ये बिल्कुल रैंडम होता है, बिल्कुल अनाप शनाप, कुछ भी, कुछ भी हो रहा है, ताकि क्या है, जब EY और EZ का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो जा रहा है, कभी 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कभी 60 बना रहा है, और उसमें कोई पैटर्न वैटर्न कोई फॉलो नहीं हो रहा, रैंडमली बिल्कुल वाहियात तरीके से वेरी हो रहा है। ये बात समझ में आती है। तो अनपोलराइज्ड वेव की एक खास बात होती है क्या, थोड़ा और अगर इसको गहराई में हम उतरे तो हम ये बोल सकते हैं कि इन एन अनपोलराइज्ड वेव, एनर्जी ऑफ वेव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया
या बेसिकली इंटेंसिटी भी बोल सकता था, इंटेंसिटी ऑफ वेव corresponding to any two mutually perpendicular directions is equally divided in those two directions. Is equally divided in those two directions. है ना? उन दो डायरेक्शंस में क्या होगा? इक्वली डिवाइडेड होगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? उन दो डायरेक्शंस में इक्वली डिवाइडेड होगा। इज दिस क्लियर? हाँ क्यों इक्वली कोई मतलब इक्वली डिवाइडेड का लॉजिक समझ में आया बच्चों के? नहीं आया? और ये क्या होगा? दिस विल बी ट्रू फॉर एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के लिए ये बात ट्रू होगी। है ना? क्योंकि रैंडम है। हम क्या बोल रहे हैं? y और z के बीच में कोई भी रैंडम डायरेक्शन में किसी भी समय पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वो सारी डायरेक्शंस में बराबर 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 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी भी एक डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी बराबर बराबर डिवाइडेड हो। ठीक है? अब क्या होता है बच्चों कि हमारे पास कुछ पोलराइजर्स होते हैं, पोलरॉइड्स जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलरॉइड्स। तो उन पोलरॉइड्स की क्या खास बात होती है? ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले करते हैं जिसको बोलते हैं डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म मतलब क्या होता है? इनका दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं। दे शो डिफरेंट बिहेवियर फॉर डिफरेंट डायरेक्शन। है ना? इसका मतलब क्या है कि there exists a direction perpendicular to which
these materials have infinite dielectric constant. मतलब that is in perpendicular directions these polarides do not allow any electric field. जैसे मान लो कि ये कोई पोलरॉइड है और ये उसकी क्या है, पोलराइजिंग एक्सिस। और हमने क्या किया, एक अनपोलराइज्ड वेव हमने इसमें भेजी और उस अनपोलराइज्ड वेव की इंटेंसिटी थी क्या, आई नॉट। तो क्या होगा, इस अनपोलराइज्ड वेव की इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी तो इस पोलराइजर से निकलने के बाद जो इंटेंसिटी रह जाएगी बच्चों, वो I0/2 ही रह जाएगी। मतलब हम क्या करें, ये मान लें कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो दो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बराबर बराबर बटी हुई है, एक पोलराइजिंग एक्सिस के पैरेलल और एक पोलराइजिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो when this wave comes out of this polarizer, it will get polarized. It will get polarized. सिर्फ पोलराइजिंग एक्सिस के पैरेलल ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बचेगी। और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, I0/2 हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी एक डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ये मान सकते हैं कि बराबर बराबर इंटेंसिटी का कंट्रीब्यूशन है। तो इस पोलराइजर ने क्या किया, जो पोलराइजिंग एक्सिस थी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को पूरी तरह से जीरो कर दिया। तो यानी आधी इंटेंसिटी इसने एब्सॉर्ब कर ली, सिर्फ आधी ही आगे अलाउ कर रहा है। तो इन द इमर्जेंट बीम इंटेंसिटी विल बिकम कितना, I0/2। क्या ये बात समझ में आती है? और ये जो वेव आपकी तैयार हुई है, जो इमर्जेंट वेव है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे पोलराइज्ड वेव। इसको क्या कहोगे बच्चों, पोलराइज्ड वेव, या इसको लीनियरली पोलराइज्ड वेव भी बोल देते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड वेव। या हम इसको
प्लेन पोलराइज्ड वेव भी बोल देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड वेव, लीनियरली पोलराइज्ड कहो या प्लेन पोलराइज्ड कहो, दोनों का मतलब एक ही होता। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, अब अगर आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया है, ये पेज नोट कर लिया बच्चों, अगले पेज पे चले क्या? अगले पेज पे चलेंगे। यस हाँ अच्छा, अब आप ये बताओ कि अगर मैं इस पोलराइजर पे अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, पोलराइजर पे कैसी लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं? अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, और मैं पोलराइजर की एक्सिस को रोटेट कर देता हूं, इस एक्सिस को क्या है, मैंने रोटेट कर दिया, तो बताओ कि जो इससे बाहर निकलने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I/2 ही हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। इसकी अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर I0 थी, तो अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0/2 ही हो जाएगी।
ये पार्ट तो है नहीं, क्या बोल रहे हो बेटे? इधर पे है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहे हैं? अब देखो, इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, है ना? तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा? ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक पोलराइज्ड लाइट के लिए ही अपन डिफाइन करते हैं। तो प्लेन फॉर्म्ड बाय the intensity of electric field and the direction of velocity हाँ, is called as plane of polarization. है ना? इसको क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। हाँ, ग्रेट है वो। I/2 कैसे हो गया सर? I/2 से भी कम होना चाहिए, क्योंकि पहले 360 डिग्री में लाइट थी, अब सिर्फ एक डायरेक्शन। देखो बेटे, हमने क्या कहा है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, उस लाइट में किसी भी एक डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आप इंटेंसिटी कंसिडर करोगे, तो दोनों डायरेक्शन में आधी आधी इंटेंसिटी रहेगी। तो अभी भी क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बराबर बराबर इंटेंसिटी है, और ये पोलराइजर क्या करेगा, उस बराबर बराबर में से ये वाली पूरी अलाउ कर देगा और इधर वाली पूरी एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, क्या होगा कि पहले, मतलब इस फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और सेकंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पोलराइज लाइट में, वो अलग अलग होगी, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी आधी आधी होगी। ये बात समझ में आती बेटा? है ना? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बदल गया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बदल गया। पहले प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा था? एक्स वाई प्लेन था। अब कौन सा हो गया? अब थोड़ा एक्स वाई नहीं रहा, है ना? अब एक्स वाई प्लेन नहीं रहा, अब थोड़ा ऐसा टिल्टेड प्लेन हो गया। अब जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो एक्स वाई नहीं रहा है, अब वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, इस तरह का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। समझ रहे हैं? पहले ये था प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कैसा हो गया है, वो थोड़ा इस तरह का हो, ऐसा प्लेन हो। ठीक है? जैसे पहले ये था, ऐसा प्लेन था, अब ऐसा हो गया।
ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और वेव तो एक्स डायरेक्ट मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने रोटेट कर दिया उसको, पहले ये था अब ऐसा हो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या है कि सपोज मैंने क्या किया, एक अनपोलराइज्ड लाइट को सॉरी अनपोलराइज्ड लाइट नहीं, अभी मैं कैसी लाइट भेज रहा हूं, अब ये पोलराइज्ड लाइट, और इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, एक्स वाई प्लेन में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, है ना। और मैंने क्या किया कि जो मेरा पोलराइजर है उसको कैसे रख दिया बेटे, जैसे ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या होगा, मान लो मैंने पोलराइजर को क्या किया है, ऐसे रख दिया, now I have placed polarizer like this so that it makes angle theta, YZ प्लेन में है ना, किस प्लेन में है, YZ प्लेन में है, लेकिन Y डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और जो अनपोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी I नॉट, I नॉट इज सॉरी पोलराइज लाइट की I नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो अब मुझे पता लगाना है कि इस पोलराइजर से निकलने के बाद जो लाइट मुझे मिलेगी उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, क्या इससे निकलने के बाद वाली लाइट भी पोलराइज लाइट ही होगी क्या बच्चों, इस पोलराइजर से निकलने के बाद भी लाइट पोलराइज लाइट ही होगी क्या, पोलराइज लाइट ही होगी। क्या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा क्या, अभी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा था, एक्स वाई प्लेन, इससे निकलने के बाद प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाने लग जाएगा, अब वो वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाने लग जाएगा, क्या वाई एक्सिस से थीटा एंगल बनाने लग जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट सिर्फ ऐसे, अब पता है इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, अब इंटेंसिटी हो जाएगी I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा,
अब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इंटेंसिटी थीटा एंगल पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि अब जो मैं इंसिडेंट लाइट भेज रहा हूं उसकी की पूरी एनर्जी वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड में कैद है। ये जो इंसिडेंट लाइट है, इस इंसिडेंट लाइट की पूरी एनर्जी किस डायरेक्शन के ऑसिलेशन में है बेटे? सिर्फ वाई डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है। हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर लेते हैं इस पोलराइजिंग एक्सिस की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। पोलराइजिंग एक्सिस की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पोलराइजिंग एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो तो पास हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर ये जो इंसिडेंट लाइट थी जो कि एक्स वाई प्लेन में पोलराइज थी, उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू ई नॉट आ रही थी, तो इसमें ई नॉट कॉस थीटा रह जाएगी। तो इसमें इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, ई नॉट कॉस थीटा। और यदि ये इंटेंसिटी ई नॉट कॉस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई नॉट कॉस थीटा रह गई, तो क्या इंटेंसिटी जो होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो क्या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, तो इंटेंसिटी क्या मैं बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ सर। है ना? अच्छा, इस केस में अगर आप इस पोलराइजर को रोटेट करो वाई जेड प्लेन में, if you start rotating this polarizer in yz plane, तो क्या इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती चली जाएगी क्या? इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती चली जाए, है ना? तो एक अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट का हम पोलराइजर की मदद से टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आपने क्या किया, एक आपके पास कोई लाइट आ रही है, उसको पोलराइजर में भेजा, और पोलराइजर से जो लाइट इमर्ज हो रही है उसकी इंटेंसिटी आप चेक करते जाओ, पोलराइजर की एक्सिस को चेंज करते जाओ। अगर जो इससे लाइट इमर्ज हो रही है उसकी इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट आपकी थी वो अनपोलराइज्ड लाइट, आई नॉट थी, आई नॉट बाई टू, यू कीप रोटेटिंग द पोलराइजिंग एक्सिस, इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी हमेशा आई नॉट बाई टू ही रहेगी। उसकी जगह अगर ऐसा हो गया क्या कि जो इंसिडेंट लाइट है वो पोलराइज्ड होती है, अगर तो जैसे जैसे आप पोलराइजर की एक्सिस को रोटेट करते जाते, इमर्जेंट लाइट फ्रॉम द पोलराइजर उसकी इंटेंसिटी बदलती जाती, है ना? और एक समय ऐसा आ जाता जब थीटा 90 डिग्री हो जाता, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जीरो हो जाती बच्चों, इमर्जेंट लाइट? उस केस में इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाती। क्या ये बात समझ में आती? उस केस में इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाती। क्या ये बात समझ में आती?
ये जो लॉ होता है कि आई ऑफ पोलराइज लाइट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं मैलस लॉ। पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी will be I naught cos square theta. ये बात समझ में आती है? इनफैक्ट देखो, जो नेचुरल लाइट आती है वो तो अनपोलराइज होती है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक अनपोलराइज लाइट ली और अनपोलराइज लाइट को क्या किया, एक पोलराइजर से पास करवाया। तो क्या हुआ जी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक पोलराइज्ड लाइट में वो कन्वर्ट हो गई। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, आई नॉट बाई 2। फिर उसके बाद हमने एक और पोलराइजर रखा, है ना, लेकिन उसको, उसका नाम पोलराइजर नहीं कहते, उसको बोलते हैं क्या, एनालाइजर। ठीक है, और इसकी एक्सिस को जब आप धीरे धीरे रोटेट करोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 cos square theta, where theta is angle between polarizing axis of the polarizer and analyzer। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो कि जो एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे, थीटा। है ना, अगर मान लो पोलराइजर और एनालाइजर की एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जो लाइट एनालाइजर से ट्रांसमिट होगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, क्या इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी।
बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, देखिए कुछ सवाल कराते हैं आप। मान लो हमसे कहा जाए कि द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर are oriented at right angles to each other. A third Polaroid is kept between them with its axis at 45 degrees to the axis of polarizer. If unpolarized light of intensity I naught is incident on this system, what is the intensity of transmitted light? बोलिए जी। देखो, एक पोलराइजिंग एक्सिस इस तरह की है, दूसरी एनालाइजर है, उसकी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, और एक इन दोनों के बीच में रखा हुआ है जिसकी एक्सिस क्या है, 45 डिग्री। तो क्या होगा बच्चों, यहां आपने अनपोलराइज्ड लाइट भेजी है जिसकी इंटेंसिटी क्या बोल रहे हैं जी, आई नॉट। तो इससे जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई। फिर इधर से जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और उसके और इसके बीच में एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी
वो फिर से 45 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 45 मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर 40, यानी कि I0/8 रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी I0/8। बोलिए जी बच्चों, कुछ लोगों ने I/4 आंसर बता दिया, वो ऑफ कोर्स गलत है ना। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, ये तो हुआ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स यूज करके हमने पोलराइजिंग किया, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। इसके अलावा पोलराइजेशन के और भी तरीके होते हैं, जैसे एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, हमें पता है किसी इंटरफेस पे अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करूं तो क्या होता है, some part of energy gets reflected back and some part of energy gets refracted। एनर्जी का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अब हमें ये सोचना है कि क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पोलराइजेशन पे कुछ फर्क पड़ता है ना। तो हम मान के चलते हैं कि मान लो मैंने क्या किया, लाइट को, एक अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करवाया है। इंसिडेंट लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट है, दिख रहा है ना ये डॉट्स एंड एरोस की मदद से। अब क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी होती है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट वो होती है पार्शियली पोलराइज्ड। सर ये पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब क्या हुआ? या तो अनपोलराइज्ड है या पोलराइज। पार्शियली पोलराइज का मतलब है, पार्शियली पोलराइज का देखो मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं, और वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है। ये देखो जी, क्या ये बात समझ में आई? मतलब मैंने एरो ज्यादा, एरो कम बनाए हैं, डॉट ज्यादा बनाए हैं, किया है ना ऐसा। मतलब क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि reflected light has
more component of electric field parallel to the plane of reflection. पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो डॉट वाले हैं ये वाले कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज लाइट। अच्छा, रिफ्रैक्टेड लाइट में क्या होता है, वो भी पार्शियली पोलराइज्ड होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो आपका प्लेन ऑफ प्रोपगेशन होता है या प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या है, डॉट ज्यादा है, और रिफ्रैक्टेड लाइट में एरो ज्यादा है। रिफ्लेक्टेड लाइट में डॉट ज्यादा है, रिफ्रैक्टेड लाइट में एरो ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आती है? और ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि at a particular angle of incidence, if angle of incidence is such that the refracted ray and reflected ray are perpendicular to each other, then the reflected ray is completely plane polarized. और किस प्लेन में? and its plane of polarization is perpendicular to the plane of reflection. अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रख दिया भाई साहब, कैसा, के रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाने लग गई, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज हो जाती है, और उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इन रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये आपका जो स्क्रीन का प्लेन है वही है ना, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या हो गया, उसके परपेंडिकुलर प्लेन हो। और रिफ्रैक्टेड लाइट क्या होगी, वो तो पार्शियली पोलराइज्ड ही होगी, एरो ज्यादा डॉट कम। एरो ज्यादा डॉट, है ना। अब देखो क्या है, मान लो आप इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लो, इसका म्यू मान लो, इस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा फॉर पोलराइजेशन, तो रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी थीटा पी हो जाएगा।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या 90 माइनस थीटा पी हो जाएगा क्या? 90 माइनस थीटा पी हो जाएगा। तो हम स्नेल्स लॉ लगा दे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी। तो साइन थीटा पी की वैल्यू म्यू टाइम्स कॉस थीटा पी आ जाएगा। तो टेन थीटा पी की क्या वैल्यू आ गई, म्यू, या ये जो एंगल आ गया जिस पर की रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है, वो एंगल क्या हो जाएगा बेटे, tan इनवर्स म्यू के बराबर वो एंगल। इस लॉ को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ। सर एक बार लास्ट पेज दिखाना। हाँ सर हो गया। हो गया बेटे। सर इस डायग्राम में हम्म, ज्यादा आपने तो डॉट्स बनाया ना रिफ्लेक्टेड रे में। हम्म। सारे ही डॉट बनाए, कौन से डायग्राम की बात कर रहा है? हाँ सर ऊपर वाला। हाँ तो ऊपर वाले में तो ज्यादा डॉट बनाऊंगा ही ना, ये तो पार्शियली पोलराइज्ड है ना। सर इसमें आपने लिखा है कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन जाता है। पैरेलल टू प्लेन ऑफ सरफेस, क्या लिखेंगे, प्लेन ऑफ सरफेस, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? उसी तरह से देखो, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं। सर एक सेकंड लास्ट पेज देखो। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन में क्या करेंगे जी, आप कई बार रिफ्रैक्शन करवाओ, है ना, मतलब
एक के बाद एक के बाद एक कई सारी स्लैब्स लगा दो। तो क्या होगा, हमने एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, हर बार जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा बेटे, थोड़े डॉट कम हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक डॉट कम हो गया, फिर और हुआ तो मान लो 2 डॉट कम हो गए, एक ही डॉट बचा। फिर आगे जाकर के क्या होगा, सिर्फ एरो ही एरो बचेंगे, है ना भाई। ये ऐसा ना पार्शियली पोलराइज्ड होता चला जाता है ना ये। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? इस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे coming after multiple refractions will be polarized in the plane of incidence। जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है उसी प्लेन में ये पोलराइज हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? और बस इसमें एक अंतिम चीज और है, कई लोग मुझे तब से तंग किए जा रहे हैं कि सर हमारा मैथ्स का लेक्चर है, मैथ्स का लेक्चर है। तो भाई जाओ मैथ्स पढ़ लो, मैं क्या करूं। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, भाई 10 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। नहीं, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइज स्कैटरिंग क्या होता है बेटे, कि देखो स्कैटरिंग इज द फिनोमेना जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू नजर आता है। अब क्या है भाई, देखो हमें ये पता है कि अपन एटमॉस्फेयर के अंदर जब तक हैं तभी तक स्काई ब्लू नजर आता है। एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएंगे तो फिर तो स्काई ब्लैक ही नजर आएगा ना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन देखो सन तो एक ही तरफ है, व्हेन यू गो आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इफ यू लुक एट द सन तो वहां से आपको व्हाइट लाइट आती हुई दिखाई देगी, बट यू इफ यू लुक एट अदर पार्ट ऑफ द स्काई वहां से तो आपको कोई लाइट आती हुई दिखाई नहीं देगी, है ना। तो क्या है, लेकिन क्या होता है कि जब हम एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं, ब्लैक स्काई मीन्स आउटर स्पेस। देखो हम जैसे अभी आसमान की तरफ देख रहे हैं तो अपने को ब्लू दिखाई देता है, तो वो भी तो आउटर स्पेस ही है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आउटर स्पेस से पहले एटमॉस्फेयर होता है। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, हम यहाँ कहीं पे बैठे हैं और हमारे आसपास एक एटमॉस्फेयर की लेयर है 1000 किलोमीटर टाइप की। तो और सन जो है अभी इस समय यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, लेट्स से हम यहाँ कहीं पे बैठे, और सन रेज तो वैसे तो वो हर जगह जा रही हैं, जाने दो उनको। हमारे पास तो ये इधर वाली रेस आ पा रही। अब होता क्या है कि मान लो आप यहाँ खड़े होकर के आइडियली आप इधर देखते तो आपको तो क्या है, कुछ लाइट का सोर्स तो नजर नहीं आना चाहिए था। आपकी आंख की तरफ तो सिर्फ इधर से ही रेज आ रही हैं। सन तो एक ही तरफ है ना, लेकिन आपको वो ब्लू क्यों नजर आता है, क्योंकि जैसे ही ये सन रेज
एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इन लाइट रेस को हर डायरेक्शन में बिखेर देते हैं। जैसे लाइट रे यहाँ से आई और ये कोई एटमॉस्फेयर का पार्टिकल है, तो ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और री एमिट करता है। अब जब ये एनर्जी को री एमिट करेगा तो ये सारे डायरेक्शंस में भेज देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो फिर ये जो बाकी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स पे जो एनर्जी गिरेगी वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे और री एमिट करेंगे। तो बात असल में तो होता क्या चला जाएगा कि आपके आसपास ये जितने भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं उन सब से आपको लाइट आते हुए दिखाई देगी। सिर्फ सन से ही लाइट आती हुई नहीं दिखाई देगी, आपको एटमॉस्फेयर के सारे पार्टिकल्स से लाइट आती हुई दिखाई देगी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की, वैसे तो वॉयलेट कलर की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हमारी आंख जो है वो ब्लू के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है इन कंपैरिजन टू वॉयलेट। तो इसलिए हमें क्या है, वो स्काई का कलर वॉयलेट दिखाई देता है ना। मतलब अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होती है, हम जो समझे कि स्कैटरिंग नहीं होती, तो वो हमें ब्लैक ही नजर, एक तक जिधर सूरज है उधर तो येलो या व्हाइट लाइट जो आती है वो दिखाई देती, बाकी जगहों पर ब्लैक ही नजर आता है ना। अब क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लो कि जैसा मैंने कहा था, ये जो सनलाइट जो आ रही है ये कैसी है, ये अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट। अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है, इस लाइट की जब स्कैटरिंग होती है, मान लो ये किसी पार्टिकल से टकराई, तो इसकी जब स्कैटरिंग होगी, है ना, तो क्या होगा, जैसा मैंने बताया लाइट हर डायरेक्शन में चली जाती है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट स्कैटर होती है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। लाइट scattered perpendicular to the direction of incident light is completely plane polarized. ये कैसी होगी, वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगी। और किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू द plane of propagation, and plane of polarization is perpendicular to the plane of propagation. है ना। और जो इंसिडेंट लाइट ऐसे ही आगे जा रही होगी, मतलब बाकी डायरेक्शंस में जो पोलराइजेशन होगा वो कैसा होगा, वो पार्शियली पोलराइज्ड। ये लाइट कैसी होगी,
partially polarized. ठीक है, इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड लाइट होगी वो कैसी होगी बच्चों? दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, तो ये बात है भाई, ये तरीके हैं पोलराइज लाइट जनरेट करने के। क्या क्या तरीके हैं पोलराइज लाइट जनरेट करने के? पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म, कोई पोलराइड यूज कर लो जिसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि वो एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा क्या है? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें ब्रूस्टर्स लॉ लगता है। तीसरा है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के थ्रू पार्शियल पोलराइज होते 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 लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। चौथा जो है वो है पोलराइजेशन बाय क्या? स्कैटरिंग, है ना। इन सारे केसेस में जैसे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन हुआ, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग हुआ, तो इसमें याद रखने की चीज क्या है? या पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन हुआ, इसमें याद रखने की चीज ये है कि किस डायरेक्शन में पोलराइज होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाता है। जैसे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्टेड लाइट किस प्लेन में पोलराइज होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होती है। रिफ्रैक्टेड लाइट किस में पोलराइज होती है? it is completely plane polarized in the plane of incidence या in the plane of refraction। और रही बात स्कैटरिंग की, तो स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो कब? the light scattered perpendicular to the direction of traveling of unpolarized light is completely polarized and the plane of polarization कौन सा होगा? perpendicular to the plane of incidence। क्या ये बात समझ में आती है? मैलस लॉ, आई कॉस स्क्वायर थीटा। पोलराइजर क्या होता है? एनालाइजर क्या होता है? पोलराइजर को रोटेट करने से क्या होता है? एनालाइजर को रोटेट करने से क्या होता है? ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है? ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है? ये चीजें बस पोलराइजेशन में अपने को याद रखनी है, इन्हीं पे सवाल बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? केटीजी थर्मो फ्लूइड, फिर उसके बाद चालू करेंगे क्या? केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। ओके बच्चों, what is weightage of wave optics in advance? There is no weightage of any chapter of any magnitude in advance। एडवांस वाले काफी बैलेंस पेपर बनाते हैं। जो आज तक के में समझ में आया है वो यही समझ में आया है कि हाँ 12th और 11th मतलब मोटे मोटे तौर पे आप बता सकते हो कि क्या होता है। 11th का वेटेज 45% होता है, 12th का 55 होता है इन जेई मेंस एंड जेई एडवांस बोथ। एमएसटी सीईटी में 11th का वेटेज थोड़ा कम होता है, 12th का वेटेज ज्यादा होता है ना। उसमें लगभग 80-20 का वेव ऑफ इंडिविजुअली कोई बाइफर्गेशन नहीं है। उनका मन करेगा तो एक भी सवाल नहीं पूछेंगे वेव ऑप्टिक्स में से, है ना। जैसे पिछली बार जो जेई एडवांस का एग्जाम हुआ उसमें आई डोंट थिंक दे आस्क्ड मच क्वेश्चन, उन्होंने कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन पूछा दोनों में मिला करके। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कोई चैप्टर नहीं है बेटे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने पढ़ा है ना, ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन ने करवाया या डिफ्रैक्शन जो अपन ने करवाया, ये क्या था? ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी था ना भैया। किसी तरह का कोई वेटेज नहीं होता है ना मेंस में, उतना ही है बच्चों।
सुपरपोजिशन ऑफ वेव उतना ही है। ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव एक कॉन्सेप्ट है, इसको वेव ऑप्टिक्स में भी लगा सकते हो आप, साउंड वेव में भी लगा सकते हो, इसको आप वेव ऑन स्ट्रिंग में भी लगा सकते हो। तरीका सबका वही होता है क्या, कि दो या उससे ज्यादा वेव्स, देखो ये इतना हाई फाई, इसको इतना बवाल चीज क्यों माना जाता है, क्योंकि ये एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो होता है, ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है बिटवीन अ वेव एंड अ पार्टिकल। two particles cannot occupy same space at the same time. Can two particles occupy same position at the same time? अगर मान लो मैंने यहाँ पर ये मेरा कोई चश्मा रखा है ला करके, तो क्या है, इसने आसपास की एयर को डिस्प्लेस किया है, तब जाकर के ये आया है ना। तो इसलिए बोलते हैं मैटर, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, बस वेव्स डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। टू और मोर वेव्स कैन बी प्रेजेंट एट द सेम पोजिशन एट द सेम टाइम, है ना। दो या उससे ज्यादा वेव एक साथ एक समय पर प्रेजेंट रह सकते हैं, और जब दो या उससे ज्यादा वेव एक साथ एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं, तो रिजल्टेंट एनर्जी का क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या होता है, इसका फॉर्मूला किससे आता है, सुपरपोजिशन से, इंटरफेरेंस से, है ना। जैसे कहीं पे मैक्सिमा बन जाता है, कहीं पे मिनिमा बन जाता है, या सक्सेसिवली मैक्सिमा मिनिमा बनते रह सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस। अब ये सुपरपोजिशन लाइट वेव भी शो करती है, ये सुपरपोजिशन साउंड वेव भी शो करती है, सुपरपोजिशन वेव ऑन स्ट्रिंग भी शो करती है। सब में सेम फॉर्मूला लगता है ना। हालांकि जब अभी वेव में इसके वेव ऑन साउंड वेव वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसके सवाल करवाएंगे तुमको, हाँ, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा, वहां पे कोई फॉर्मूला चेंज नहीं। हो रही है, सारी क्लास 12th की रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है। हाँ, तो वही मैंने बताया भाई, बैलेंस्ड रखते हैं वो। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि सर मैं इसको छोड़ दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी करने से कोई चैप्टर फर्क नहीं पड़ता, और किसी को भी छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। एक चैप्टर को कर लोगे तो उससे कुछ नहीं उखड़ जाएगा, और एक चैप्टर को छोड़ दोगे तो उससे कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि कुछ छूट भी गया तो कोई बात। समरी इज दिस, ऐसा कोई राम बाण इलाज नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट पोशन और मैजिक जिसके के थ्रू क्या है, हम ये बता दें कि भैया ये चैप्टर छोड़ दो, इसमें से तो कोई सवाल नहीं आएगा, और आ जाएगा तो फिर तुम हमें पकड़ लो कि साहब आपने तो कहा था कि नहीं आएगा और आज आ गया, है ना। हाँ, ये बात सत्य है, जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 50% नंबर ले आएगा उसको बढ़िया कॉलेज निश्चित तौर पे मिलेगा। एडवांस में ले आओगे तो बढ़िया आईआईटी ही मिल जाएगा, मेंस में भी 50% ले आओगे तो भी अच्छा कॉलेज निश्चित तौर पे मिल जाएगा, ये सत्य है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। बिल्कुल छोड़ सकते हो, अगर आपको लगता है साहब मैं कुछ चैप्टर को छोड़ के तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप कर लो। लक्ष्य 50% होना चाहिए, मतलब पहला लक्ष्य। लेकिन क्या है, यदि 50 नहीं आ रहे हैं तो पहला लक्ष्य होना चाहिए 50। आपको लग रहा है यार ये चैप्टर मुझे मुश्किल जा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसको परेशान मत हो, छोड़ दो उसको यार, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ते छोड़ते 28 चैप्टर छोड़ दिए अपन, ऑब्वियसली ऐसा कर देंगे तो कैसे नंबर आएगा। हाँ, एक आध दो तीन चैप्टर चलता,
Can you give list of chapters which has easy questions in advance? No, I cannot give a list because for me all chapters are easy. So this will be a very individual list. ये बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअल लिस्ट होगी, है ना. मैं कह दूं कि यार मेरे लिए तो साहब थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी आसान लगे. ठीक है, तो ऐसी कोई लिस्ट मैं नहीं दे सकता हूं. ये आपकी एक पर्सनलाइज्ड लिस्ट हो. दिस विल बी ए वेरी पर्सनलाइज्ड एंड चॉइस बेस्ड थिंग. How is percentile calculated? Percentile is very simple. Percentile तो बड़ा आसान है. जैसे मैं आपको percentile का मतलब समझा देता हूँ. 99 percentile means कि 1% of entire aspirants are above you. जैसे 10 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दिया तो 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि आपसे 10,000 बच्चे आपसे ऊपर हैं. 8 लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो 99 परसेंटाइल का मतलब है कि 8,000 बच्चे आपसे ऊपर हैं. ठीक है, फॉर्म कब तक आएगा अब अभी कोई पता नहीं है कब तक आएगा. हम अपनी तैयारी पे ध्यान दें. जो चैप्टर हमें अच्छे लग रहे हैं उनको और अच्छे बनाते जाएं, और जो चैप्टर हमारे कमजोर हैं उन पे अपन डैमेज कंट्रोल करते जाएं. डैमेज कंट्रोल मतलब लेट अस ट्राई टू मिनिमाइज द पोर्शन विच वी डू नॉट नो एंड लेट अस ट्राई टू कीप स्ट्रेंथनिंग आवर स्ट्रेंथ्स एंड लेट अस ट्राई टू मिनिमाइज आवर वीकनेसेस. Percentile for CSC in good NIT. Percentile for CSC in good NIT, in my view, it should be 99. सर वो अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स होगा? यार ये एक बच्चे ने बीच में डेटा शेयर किया था. मैं आपको एक देयर इज अ फाइल जिसमें क्या है पिछले साल कितने नंबर पे कितनी रैंक मेंस में आ गई थी, एडवांस में आ गई थी, वो है. मैं आपको शेयर कर दूंगा. सर आज के नोट्स भी शेयर कर दूंगा. आपके नोट्स पे शेयर कर देंगे. ठीक है, अब जाओ, अब मैथ्स की क्लास के लिए जाओ.